हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेशों के सापेक्ष हिमाचल में सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर है, अन्य जगहों की अपेक्षा अधिक है। फिर भी हिमाचल में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एक और ऐसा दौर आया जब देश में नहीं आना चाहिए था, इमरजेंसी का दौर, जिसमें मैं 20 महीने तक कंटिन्यूअस जेल में रहा। अब जा करके इस समय पिछले 2 वर्षों से मैं हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल हूँ, तीसरा वर्ष चल रहा है। और मुझे लगता है कि मैं एक विचारधारा का पोषक हूँ। आज मुझे फक्र है, जो भी काम जब भी सौंपा गया उस काम को अपने तय मैं समझता हूँ कि मैं ठीक ही किया। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव से यह आवाज़ उठ रही है कि हिमाचल प्रदेश से नशा को भगाना है। साधुवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। एक चारदीवारी की कैद से हटा करके मुझे उन्होंने ऐसा बना दिया, अब मैं खुल करके समाज की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। सबको एक बार इस बात को सोचना चाहिए कि मुझे देश के लिए काम करना है। चुनौती तो पग पग पर रहती है, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं होगी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस देश के लोगों में गर्व का भाव बढ़ा है। विदेश का कह देता है मोदी इज बॉस। मोदी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति नहीं, भारत। पूरा हिमाचल भव्य है। पहाड़ों की मैगी खाइए? मैगी में मेरी रुचि नहीं है, पहाड़ की गुच्छी में रुचि है। गुच्छी खाइए। आज punjabkesari.com के साथ जुड़ेंगे एक विशेष व्यक्ति जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनका राजनीति और प्रशासन के कार्यों में काफी लंबा सफर रहा है। आइए स्वागत करते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। राज्यपाल की भूमिका को औपचारिक माना जाता है, लेकिन आपने विकास के कार्यों में काफ़ी लंबा सफ़र तय करा, काफ़ी कार्य करे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक विकास का काम है, राज्यपाल वास्तव में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर रहता है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो पहाड़ी प्रदेश है जी। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते उसका लगभग 80% विकास का खर्च तो केंद्र सरकार स्वयं देती है, जिसका परिणाम ये है कि एक राज्यपाल के नाते मेरी ये भूमिका बनती है कि मैं केंद्र सरकार के दिए गए पैसे को समीक्षा करूं कि उसका सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विकास का काम करने का काम तो राज्य सरकार का होता है। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि राज्य सरकार कहीं उस पैसे का जिस मद में दिया गया है डाइवर्जन तो नहीं कर रही है। सामान्यतः केंद्र सरकार अब सचेत हुई है और वह संबंधित पैसे को जिस मद का होता है सीधे उसके खाते में दे रही है। अन्यथा उस पैसे का उपयोग लोग अपने ट्रेजरी में लेते हैं और ट्रेजरी में लेने के बाद जितना आवश्यक होता है वो खर्च करते हैं। कभी कभी तो केंद्र सरकार के दिए गए पैसे खर्च ही नहीं होते हैं, पड़े रहते हैं, और पड़े रहते हैं तो उनके ट्रेजरी में रहता है तो दिखता है कि हाँ, हमारा कितना फ़ायदा है, हम डेफिसिट में नहीं हैं। हमारा काम इतना होता है कि वो डेफिसिट में भी न रहे, लेकिन राज्य सरकार के को जो दिया गया है केंद्र सरकार से पैसा, उसका उचित मद में उचित तौर पर उपयोग हो। शेष काम तो राज्य सरकार ही करती है, विकास का काम वही करती है, राज्यपाल नहीं करता है और मैं करता भी नहीं हूँ। लेकिन समीक्षा जरूर करता हूँ ताकि केंद्र के पैसे का भरपूर उपयोग राज्य के जनता के हित के लिए हो। ये है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आपको क्या लगता है सरकार जो एक्शन प्लान बनाती है वो सही से उस पर काम कर पाती है टूरिज्म के पर्पज से देखा जाए? अब देखो, है क्या, हिमाचल तो सचमुच टूरिज्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग आते हैं, एक शब्द है दोहन। टूरिज्म के दृष्टि से आए हुए लोगों को सही ढंग से समुचित दोहन किया जाए,
जो राज्य के हित के लिए भी हो और टूरिस्ट के हित के लिए भी हो, वही टूरिज्म पनपता है। बीच के क्रम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी जी। और वो गड़बड़ी प्राकृतिक दृष्टि से हुई थी, जिसके नाते टूरिस्ट डाइवर्ट हुए थे जम्मू कश्मीर और जगहों पर, लेकिन अब फिर हिमाचल की तरफ आए हैं। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की तरफ आए हैं तो वह टूरिस्ट पूरी तौर पर हिमाचल को लाभ देने का काम करते हैं, प्रदेश को लाभ देने का काम करते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हिमाचल के जो लोग हैं वह उन टूरिस्ट के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या ये नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ा सुखद वो है जो किसी टूरिस्ट सेंटर के लिए होना चाहिए। तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि निश्चित रूप से जो टूरिस्ट जाते हैं वह संतुष्ट होकर के ही आते हैं। दुनिया जैसे काफ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन रोड्स की कनेक्टिविटी फिर भी थोड़ी कम है। इस पे आपको लगता है कि थोड़ा और काम होना चाहिए? मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों के सापेक्ष, पहाड़ी प्रदेशों के सापेक्ष हिमाचल में सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर है। अच्छा। बहुत इंटीरियर तक सड़कें हैं, लेकिन फिर भी पूरी तौर पर पहाड़ी प्रदेश होने के नाते यह मैं नहीं कह सकता हूं कि हर जगह है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर जहां जहां जाने के साधन होने चाहिए वहां हिमाचल में है। अभी कल ही मैं एक स्थान पर गया था, एक ओम स्वामी जी का स्थान है। मैंने पाया कि वहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत बीहड़ की स्थिति जैसी स्थिति थी। तो कल मुझे ये लगा, पहले मैं ये कहा करता था कि हिमाचल तो इसमें बहुत आगे है, लेकिन कल उसको देखने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो अन्य जगहों की अपेक्षा अधिक है, फिर भी हिमाचल में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लैंडस्लाइड या बाढ़ जब आती है तब जो सरकार मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाती है, जिस तरह से सरकार काम करती है, उसमें आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए उसमें? लैंडस्लाइड इत्यादि के लिए इस समय वो लोग प्रबंध कर रहे हैं जी। कच्ची पहाड़ी है। कच्ची पहाड़ी होने के नाते ये लगता है कि पहाड़ी धीरे धीरे दरकती है, मिट्टी खिसकती है, तो पर वो नुकसान करती है, रोड को भी नुकसान करती है, लोग जा रहे हैं वाहनों को भी नुकसान करती है, और पैसे का नुकसान तो स्वाभाविक रूप से होता ही होता है क्योंकि सड़कें कट जाती हैं। तो उसका प्रबंध कर रहे हैं, पहाड़ियों को ढकने का काम कर रहे हैं, मुख्य मार्गों को, ताकि अगर मिट्टी खिसके तो उसी में उलझ जाए, जिससे नीचे ना आ सके। एक ये काम रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है जी। और चूंकि रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है, क्योंकि राज्य सरकार के पास इतना संसाधन नहीं होता है कि वह अपने तौर पर उसको कर सके। यह केंद्र के ही पैसे का वो होता है। तो मैं केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने पिछली बार जो हिमाचल में घटना घटी उसको देखते हुए पहले से सतर्कता बढ़ते हुए कम कर रहे हैं। आपके अगर राजनीति के करियर की शुरुआती दौर की बात करें तो आपने कहाँ से शुरुआत करी थी? मुझे लगता है कि मैं विद्यार्थी राजनीति से था। अच्छा। विद्यार्थी राजनीति में विद्यार्थी परिषद से मेरा संबंध था, जी। विश्वविद्यालय की राजनीति में था। एक और ऐसा दौर आया जब देश में नहीं आना चाहिए था, इमरजेंसी का दौर, जिसमें मैं 20 महीने तक कंटिन्यूअस जेल में रहा मीसा के अंतर्गत। बाहर आया तो फिर विद्यार्थी परिषद का काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा संबंध 83 में हुआ है, 1983 में, और 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मुझे गोरखपुर से टिकट दिया और मैं चुन करके विधानसभा में गया। तब से 4 बार रहा और 2002 तक रहा। 2002 में चुनाव हारा भी,
लेकिन फिर हम संगठन का काम करते रहे। संगठन का काम करते करते 2016 में मुझे राज्यसभा में भेज दिया, 17 में केंद्रीय मंत्री हो गया, वित्त राज्य मंत्री। और अब जा कर करके इस समय पिछले 2 वर्षों से मैं हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल हूँ, तीसरा वर्ष चल रहा है। तो ये राजनीतिक सफर है जी। और मुझे लगता है कि मैं एक विचारधारा का पोषक हूँ, वो है राष्ट्रीय विचारधारा। क्योंकि मैं एक स्वयंसेवक के तौर पर विद्यार्थी परिषद में रहते हुए स्वयंसेवक के तौर पर कार्य करता रहा और उसी विचारधारा के नाते आज मुझे फक्र है कि मैं जो भी काम जब भी सौंपा गया उस काम को अपने तय मैं समझता हूं कि मैं ठीक ही किया। पार्टी ने भी विश्वास किया और अब थोड़ा हिमाचल में एक अलग से काम शुरू हुआ है, वो मैं कर रहा हूँ। राज्यपाल की भूमिका स्वाभाविक है कि राजभवनों तक होती है, लेकिन मैंने अपनी भूमिका थोड़ी अलग की। और अलग इस नाते कि अपने अनुभव के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मुझे निर्दिष्ट किया कि हिमाचल में ये गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी थी लोग नशे के आदी हो रहे थे। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। अब धीरे धीरे वो काम कर रहा हूँ। क्या लगता है ये नशे के ऊपर काम जो आप कर रहे हैं कि इसमें अभी कुछ बदलाव आया है पहले के टाइम से कंपेयर करें अगर? देखिए, पहले के टाइम से और आज के टाइम में तो मैं ये कह सकता हूँ, एक और बात जी। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे राजभवन के राज्यपाल से थोड़ा हटा करके जनता के राज्यपाल के रूप में आने का अवसर दे दिया। न उन्होंने कहा होता, न उस पर मैंने काम करना शुरू किया होता। आज मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव से यह आवाज़ उठ रही है कि हिमाचल प्रदेश से नशा को भगाना है। महीने महीने भर तक लोगों ने खेलों का आयोजन किया और उसका थीम था खेल खिलाओ नशा भगाओ। जी। ये कार्यक्रम अर्की में हुआ, समापन में मैं ही मुख्य अतिथि था। अब वहाँ ये लोगों ने कहना शुरू किया कि राज्यपाल ने जो अभियान नशे के विरुद्ध शुरू किया है, हम उससे जुड़े हैं। अब हर व्यक्ति जो कभी बोलता ही नहीं था नशे के विषय में, वह भी लगता है कि अब बोलने में संकोच नहीं करता, सोचता है कि मैं भी जरूर बोलूं ताकि मुझे भी लोग जाने कहाँ हम भी नशे के विरुद्ध बोल रहे हैं। जागरूकता फैल गई है। जागरूकता हुई है जी। और मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार कहूँगा कि इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि एक चारदीवारी की कैद से हटा करके मुझे उन्होंने ऐसा बना दिया कि अब मैं खुल करके उस प्रदेश के भलाई के लिए, युवकों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री हैं, वह दिन रात इस बात को कहते हैं कि हमें सबसे पहले देश हित सोचना है। तो देश हित सोचते सोचते व्यक्ति अपने आप समाज हित करने लगता है। समाज का भला होगा, देश का भला होगा, देश का भला होगा, समाज उससे जुड़ा रहेगा। ये पूरा उसकी थीम है और इसी को लेकर के चलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को आने वाले 5 वर्षों में आप किस दिशा में देखते हैं? यह प्रश्न आपका थोड़ा बहुत गंभीर है, इस नाते कि यह विषय सरकारों का हुआ करता है। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं सरकार का, एग्जीक्यूटिव को निर्देश देने का काम सरकार करती है।
राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। स्वाभाविक है कि कोई ऐसा अवसर आएगा जिस पर मुझे मुख्यमंत्री को बुला के कहना पड़ा, तो जरूर मैं चाहूँगा कि हिमाचल के हित के लिए मुख्यमंत्री जी करें। लेकिन 5 वर्ष का स्ट्रेटजी तय करने का काम चुनी हुई सरकार की होती है, वो करे। कोई कमी होगी तो हम भी बुला करके उस पर बात कर सकते हैं। आपके जीवन में अब तक बड़ी चुनौतियों का आपको कोई सामना करना पड़ा हो, उसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, चुनौती तो पग पग पर रहती है। चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, और इसका सबसे सशक्त उदाहरण अगर देखेंगे तो कोई सैनिक है जो आज माइनस टेम्परेचर में भी भारत की सीमा पर काम कर रहा है। उसका सिर्फ इतना एक वो है कि हमें भारत की सीमाओं की रक्षा करनी है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए निर्धारित कार्य को चुनौती ही मानना चाहिए। आपका जो प्रश्न था वह जीवन की चुनौतियों से था। मैं समझता हूं कि जीवन की चुनौतियों के अपेक्षा सामाजिक कुरीतियों की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्र हित की चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए। अपने व्यक्तिगत चुनौती कभी सोचनी भी नहीं चाहिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। इस नाते जब सोचेंगे तो स्वयं के हित की बात करेंगे, और एक सैनिक की तरह से अगर वो करना रहेगा तो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। मैं उसी विषय में सोचता हूँ कि मेरे नेतृत्व का जो निर्देश है वो भी ये है जी। और इसी प्रकार से लोगों को सोचना भी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको क्या लगता है, इन सब में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? हमेशा बदलाव की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण कहीं वो होता है जी। और देखिए, जिस चुनौती की आप बात कर रही हैं ना, सरकार जब काम करती है तो उसको भी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। रोने से कुछ नहीं होता है, मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं होगी कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस देश के लोगों में गर्व का भाव बढ़ा है। गर्व का मतलब स्वाभिमान का भाव बढ़ा है, और यह सरकारों को करना चाहिए कि अपने नागरिकों में गर्व के भाव को रखे। लोगों को इस बात को नहीं पता लगता है क्या कि विदेश के लोग इस बात को कहते हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री कहा जाता है, कभी कोई राष्ट्रपति विदेश का कह देता है मोदी इज बॉस। तो क्या मतलब है? मोदी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति नहीं, भारत। भारत की अस्मिता को के लिए ये प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो काम करते हुए आज मुझे लगता है पता नहीं शायद 23वां या कितना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला है, जो मॉरिशस में मिला। 23वां आया, ये जो भी वो हो, आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला था। होता क्या है कि पहली बार किसी देश ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया, तो किसको दिया? काम करते करते उस व्यक्ति ने एक मुकाम स्थापित किया। होनी चाहिए। अगर अपने देश में अगर किसी बात पर बहस होती है तो खूब बहस होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र हित पर राष्ट्र प्रथम। इसी नाते इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता रहते हुए भी यूएन में जाकर के हिंदी में भाषण देकर के शुरू किया था, और उसकी चर्चा आज भी होती है। तो जब कुछ
अलग करेंगे तो लोग आपको अलग जानेंगे, और नहीं तो ढर्रे पर चल रहा है, गाड़ी तो चल ही रही है, सड़क बनी हुई है, सड़क पर चलते चलते कहीं ना कहीं जाना ही होगा। लेकिन सड़क पर मील के पत्थर को भी देखते जाना कि हम कहाँ जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। हिमाचल प्रदेश में क्या लगता है, वाटर क्राइसिस की अगर बात करें, इसमें आपको लगता है कुछ इनकी मैनेजमेंट एक्शन प्लान कुछ अलग होना चाहिए? कुछ कुछ टाइम में न्यूज़ आती है कि वाटर क्राइसिस हो रही है। पहाड़ में होता है ये, और मुझे लगता है कि यह काम पूर्ण रूप से सरकार का है। मैं आज आपके इस चैनल पर ये कहूँ कुछ दूसरा, तो एक मुहावरा आता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, वो मैं अपने को नहीं करना चाहता हूँ। सरकार का काम सरकार करे, मेरा मार्गदर्शन का काम होता है, मैं मार्गदर्शन का ही काम करूँगा। टूरिज्म के लिए कोई सबसे फेवरेट जगह आपकी वहाँ पर घूमने के लिए? ये नहीं कहा जा सकता है, इस नाते कि लोग अपने अपने चॉइस के अनुसार टूरिज्म स्पॉट पर जाते हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि कौन बुरा, पूरा हिमाचल भव्य है, और पूरे हिमाचल में जहाँ जाओ वहाँ ही टूरिज्म है। खाना पीना वहाँ का क्या पसंद है? अरे बहुत अच्छा है, सिड्डू खाना हो तो आओ, वहाँ जी। सिड्डू खाना हो तो आओ। सिड्डू और घी का वो उसका चॉइस है, लोग खूब खाते हैं। पहाड़ों की मैगी खाई है? मैगी में मेरी रुचि नहीं है, पहाड़ों की मैगी में रुचि नहीं है, पहाड़ की गुच्छी में रुचि है, गुच्छी खाई है। जाते जाते युवाओं को, जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि युवा को विवेकानंद जी के इस वाक्य से ध्यान देना चाहिए कि उनको अपनी पसलियों को स्टील का बनाना चाहिए, बिल्कुल। और उनको सेवाभावी होना चाहिए। समाज का हित स्वयं के हित से ऊपर होता है, इसी बात को लेकर के चलना चाहिए। समाज के हित में उसका स्वयं का हित अपने आप पूरा हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी। इसी तरह के तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।